आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट को। सबसे पहला सवाल आपका है, एक डिब्बे में बाई पीले कंचे और बी नीले कंचे हैं। बाई आपका पीला कंचा है और बी नीला कंचा है। कहता है 18% पीले कंचे को 24% नीले कंचों से मिलाया जाता है। पीला कंचा बाई है तो इसका 18%, नीला कंचा बी है इसका 24%। दोनों मिला दिए, दोनों जोड़ दिए और कितना हो जाता है योग 30 हो जाता है। चलिए एक ही क्वेश्चन बन गया आपका। ये देखिए कट जाएगा आपका 6 का सब मल्टीपल है, 6 3 18, 6 4 24, 6 25 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3y + 4b = 5। यहाँ देखिए दोनों जगह परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर हम परसेंट कॉमन लेंगे दोनों जगह से, यहाँ से भी परसेंट कॉमन और यहाँ से भी परसेंट कॉमन, तो परसेंट कॉमन लेने के बाद परसेंट को अगर वैल्यू देंगे तो क्या आएगा 1/100। और 1/100 जब बराबर को उस साइड जाएगा तो 5 में से गुना हो जाएगा। तो 1/100 इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 5 में 100 से गुना करें तो क्या जाएगा 500 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन हो गया। फिर कहता है पीले कंचों की संख्या का 3 गुना। पीला कंचा बाई है तो पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, नीले कंचों की संख्या के 2 गुना। नीला कंचा बी है, नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 ज़्यादा है। ये जो पीला कंचा का 3 गुना है, नीले कंचे के 2 गुने से ये 200 ज़्यादा है ये वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। अगर 3y क्या है 2y से 200 ज़्यादा है तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 200 का ही अंतर आएगा। चलिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है 200 है। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, बाई से बाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 4b और 2b, क्या हो जाएगा 6b = 500 - 200 300, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 50। तो b का वैल्यू एक बार आपको निकल गया कि 50 है। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, इसमें या इसमें, बाई का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन छोटा है तो नीचे वाला में पुट करते हैं। अगर b का वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे रख दें 50, तो 50 दूना 100 हो जाएगा और 100 उधर जाके जुट जाएगा। तो 200 में 100 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और इधर बच जाएगा क्या 3y। तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बाई का वैल्यू 100 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो, तो हम पहले बाई और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा हमको। बाई और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। बाई 100 है, आप 100 निकाले हैं, और बी 50 है। दोनों का रेशियो क्या आएगा 2:1। आपका स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है, बाई स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो स्क्वायर का रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, वैल्यू को भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 4:1। आपका 4:1 आ जाएगा। ये तो हुआ प्रोसेस बनाने का तरीका। अगर इसी को आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है, यानी बाई और बी का तो कोई वैल्यू होगा, कुछ तो आया होगा 10 20 50 100 500, कुछ भी आएगा बाई और बी का वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगा वो आपको पता है कि क्या है, आपका पूर्णांक में आएगा। कंचा का संख्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, 100 होगा, 50 होगा, 300 होगा, 10,000 होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कंचा का संख्या √3 हो जाएगा, कंचा का संख्या 3/2 हो जाएगा। नहीं, कंचा मतलब क्या गोली। तो कंचा का संख्या क्या होगा, जिससे बचपन में हम लोग खेलते थे। तो कंचा का संख्या क्या आएगा, पूर्णांक में ही आएगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ऐसे होगा। तो अगर बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, √2 अनुपात, ये 2:1 है। बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो दिया है कितना 2:1। तो अगर बाई बी का रेशियो निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। यानी बाई का वैल्यू आपका रूट में आ गया। कंचा का संख्या कभी भी रूट में नहीं आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। इस ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो 4 और 1 है बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बाई बी का रेशियो 2:1 होगा, ये हो सकता है। बाई और बी का रेशियो 2:1 हो जाएगा, यानी बाई का संख्या 2 और बी का संख्या 1 पूर्णांक में हो सकता है। यहाँ से लेके चलेंगे तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। बाई का वैल्यू √5 हो जाएगा
और बी का वैल्यू √2 हो जाएगा। रूट में कभी भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी रूट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये भी आपका कंजा का संख्या नहीं हो सकता। यानी अगर ऑप्शन से आप चलते तो 10 सेकंड में आपका काम हो जाता। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे करने से आपका टाइम भी बचता है। नेक्स्ट सवाल, 2 पाइप एक टैंक को 12 घंटे और 18 घंटा में भर सकते हैं। पाइप 1, पाइप 2, एक 12 घंटा में भर रहा है, एक 18 घंटा में भर रहा है, जबकि तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप 3 ये खाली करने वाला, ऊपर माइनस लगा देते हैं, ये दोनों क्या है, भरने वाला है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 72, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 छक 72, 18 चौ 72 और 8 9 72। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तीनों पाइप खोले हैं, तो अगर आप तीनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं तो ये 6 भाग भरेगा 1 घंटा में। क्षमता क्या होता है कि 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1 घंटा में 6 भाग ये भर रहा है, 1 घंटा में 4 भाग ये भर रहा है, 10 भाग भर देगा, लेकिन ये 9 भाग खाली कर देगा। तो 10 भाग भरे, 9 भाग खाली हो गया, यानी 1 घंटा में 1 ही भाग भर पाया। आपको टोटल 72 भाग टंकी भरना है, 1 घंटा में 1 भाग भर रहा है, तो कितना घंटा में भर जाएगा ये, 72 घंटा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चेतन ने 210 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। अरविंद और चेतन दोनों क्या है, 220 मीटर लंबा वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगते हैं और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं, तो कितने समय बाद वे पथ पे शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से दोनों निकल रहा, एक ही दिशा में दोनों भाग रहा है। ऐसे ही अरविंद भी भाग रहा है और ऐसे ही चेतन भी भाग रहा है। वापस जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे कब मिलेगा, तो इसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट से वापस चला था उसी पॉइंट पे मिलना है, तो बस टाइम का एलसीएम निकालना होता है। टाइम का एलसीएम निकालना होता है। तो एक को कितना लग रहा है, 180 सेकंड लग रहा है, इसको हम 3 मिनट बोल सकते हैं। चूँकि सारा ऑप्शन मेरा मिनट में है, इसलिए हम 180 सेकंड को 3 मिनट बोल सकते हैं। 60 से भाग देंगे 6 18, और 420 सेकंड को क्या बोलेंगे, 6 7 42, 7 मिनट बोलेंगे। टाइम का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, 21 मिनट। ठीक है, पहले मिनट में कन्वर्ट कर दिए, फिर एलसीएम निकाल दिए, क्योंकि मिनट में ही ऑप्शन था। tan a का मान 3/5 है, तो cos a का मान क्या आएगा, tan a = 3/5। tan का वैल्यू क्या होता है, tan क्या होता है, p/b होता है। यहाँ से h निकाल लेंगे, √9 + 25 यानी 34। ये तो आप कर लीजिएगा। आपसे cos a का मान पूछ रहा है, cos क्या होता है, b/h, b आपका 5 है, h आपका कितना निकल गया, √34, 5/√34। x + 1/x का मान क्या है, 65/8 है। हम क्या करते हैं, इसको पूर्णांक में ब्रेक करते हैं। 8 पूर्णांक 1/8 लिख सकते हैं, 65/8 को 8 पूर्णांक 1/8 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर 2 पूर्णांक 1/2 लिखते हैं तो इसी का मतलब क्या होता है, 2 + 1/2, बीच में प्लस छुपा हुआ रहता है। अगर 3 पूर्णांक 1/5 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बीच में 3, इसी चीज़ को आप 3 पूर्णांक 1/5 को आप 3 + 1/5 भी बोल सकते हैं। ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सोल्व जब किए तो 8 पूर्णांक 1/8 आ गया, मतलब बीच में क्या है, प्लस छिपा हुआ है। इधर क्या है, x + 1/x, मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आपका क्या हो गया, 8 हो गया। अब बस इसमें पुट कर दीजिए, 8 - 1/8, 8 × 64 - 1, 63/8। नेक्स्ट है आपका cos1 = 5/4। cos1 का मान आपका दिया हुआ है 5/4। cos1 क्या होता है, h/p, तो यहाँ से आपका b निकल जाएगा। b क्या आ जाएगा, 4 5 3 का ट्रिपलेट होता है। चलिए पूछ रहा है क्या, 5 sin²। वैल्यू केवल पुट करते जाएंगे। यहाँ से देखिए 5 sin² है, साइन क्या होता है, cos1 का उल्टा होता है। sin² है, साइन क्या होता है, cos1 का उल्टा होता है। cos1 है 5/4, तो साइन हो जाएगा 4/5। 4/5 स्क्वायर करना है तो 16/25 प्लस 8 × cot। cot क्या होता है, b/p होता है, b/p, तो b का वैल्यू कितना है, 3 है, b/p, p का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू क्या है, 4 है।
तो स्क्वायर करना तो क्या आएगा 9/16, कॉट स्क्वायर है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे tan स्क्वायर है 27 इंटू tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। कॉट 9/16 हम लेके आए हैं यहाँ पे, तो कॉट 9/16 लेके आए तो tan क्या आ जाएगा 16/9 हो जाएगा। tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। माइनस 125 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होता है b/h, b आपका कितना है 3 है और h कितना है आपका 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब बस सॉल्व करना है। 5 × 5 = 25, 8 दूना 16, ऊपर कितना आ गया आपका 16/5 और 9/2। नीचे कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 यानी 16 × 3 = 48, 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45, 48 - 45 कितना हो जाएगा 3। तो सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम 10 आएगा, 5 दूना 10, 16 दूना 32, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। अब बटा कितना है 3 है, बटा को नीचे ही रख देते हैं। 45, 5 दूँ 7, 4 3 7, 77/30 आपका आएगा आंसर, 77/30। थोड़ा कैलकुलेटिव सा केवल। sin cos = √3 cos दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इस cos को बराबर की साइड लेके आइए, cos को बराबर की साइड लेके आइए। इस cos को यहाँ से हटा के नीचे ले आते हैं, गुना में से भागा में आ जाएगा। तो sin बटा cos क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग करिए। sin बटा cos क्या बोलते हैं tan, और cos बटा cos क्या हो जाएगा 1 = √3, क्योंकि cos को तो नीचे आप लेके आ गए हैं। अब tan = क्या हो जाएगा √3, 1 को उधर लेके जाइए -1 हो जाएगा। tan का वैल्यू आ गया। आपसे cot का पूछ रहा है, आपको पता है कि cot का वैल्यू tan का उल्टा होता है, तो tan का वैल्यू ये है तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 - 1। cot tan का उल्टा होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। परिमेयीकरण करते हैं कैसे, हर के टर्म को अंश में लेके जाते हैं साइन चेंज करके, हर के टर्म को अंश में लेके जाते हैं साइन चेंज करके। √3 - 1 है तो √3 +1 करके ले जाएंगे, और नीचे में दोनों के वर्गों का डिफरेंस लिखते हैं, वर्गों का डिफरेंस। तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, √3 + 1/2। हर के टर्म को अंश में लेके जाते हैं साइन चेंज करके, नीचे में वर्गों का डिफरेंस, दोनों नंबर के वर्गों का डिफरेंस। एक टीवी सेट 18,500 है, डीलर 20% और 5% की 2 छूट देता है, तो टीवी कितने में उपलब्ध है। अंकित मूल्य कितना है 18,500, पहले 20% छूट दिए तो आप 80% में बेच दोगे, फिर 5% डिस्काउंट दिए तो 95% में बेचोगे, फाइनल विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। परसेंट से नहीं, इसको छोड़ देते हैं 1 सेकेंड, इस परसेंट से 00 कट हो जाएगा, 185 × 80 और 19, इसको क्या बोलेंगे 95% को 19/20, ठीक है। अब कट कर लेते हैं 20/80। अब बस सबको गुना करना है केवल, पहले 4 को 185 से गुना करते हैं, 520, 2 18 72, 2 74 गुना 19, 0 19 6 का 1976, बाकी 7 19 7 133, 133 7 140, 140 60 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 12 x है। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा का लंबाई आपका दिया हुआ है 6 12 और x, 6 12 x। तो कह रहा है कि x का संभावित पूर्णांक मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, 2024 में तो नहीं, लेकिन इसके पहले भी बहुत बार आया ये। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा का योग जो होता है वो तीसरा भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा, और 2 भुजा का जो अंतर होता है वो तीसरा भुजा से छोटा होता है। 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा और 2 भुजा का अंतर तीसरा भुजा से छोटा होता है। तो यहाँ देखिए 2 भुजा का योग कितना हो जाएगा 12 6 18, ये क्या होगा तीसरा भुजा x है, तीसरा से बड़ा हो जाएगा। 2 भुजा का अंतर कितना आएगा 12 - 6 6, ये क्या हो जाएगा 2 भुजा का अंतर जो होता है वो तीसरा भुजा से छोटा होता है, अंतर तीसरा भुजा से छोटा, योग तीसरा भुजा से बड़ा। अब x का वैल्यू 6 से 18 तक आ गया। आपसे पूछ रहा है कि x का पूर्णांक मान, पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 6 से बड़ा पूर्णांक मतलब 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ऐसे ही चलते रहेगा। और 18 से छोटा पूर्णांक चाहिए। 18 से छोटा पूर्णांक कौन सा है 17। तो 7 से लेकर 17 तक कितना वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे 17 में से अगर हम 6 तक घटा देंगे, 6 तक, तो क्या हो जाएगा 7 से 17 तक निकल जाएगा। तो 17 में 6 तक घटा दिए,
17 में 6 कितना आएगा, 11 से 17, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से लेकर 17 तक पूछ रहा है, 17 में से क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो बाकी 7 से लेकर 17 तक निकल जाएगा। नेक्स्ट, पी एक अंक है जो इस प्रकार है कि 11 से विभाज्य है। ये नंबर जो है आपका 11 से विभाज्य है, 6954P। 11 से विभाज्य होने का तरीका क्या होता है, 6 + 5 + P यानी 11 + P, और यहाँ 9 4 13, 13। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 से विभाजित कोई नंबर, 11 22 या फिर -11 -22 ऐसे चलता है। तो सोचिए कि क्या आपका है, पी का मान पूछ रहा है, तो हमें अगर यहाँ इससे सॉल्व करके देखें तो 11 + P = 13 हो जाएगा। तो पी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन में है तो इसी से निकल गया, नहीं रहता तो दूसरा चेक करते। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एक वृत्ताकार चाप केंद्र पे 15 डिग्री कोण बनाता है। ये सर्किल आपका ड्रॉ करते हैं। एक वृत्ताकार चाप केंद्र पे 15 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ देखिए केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है। फिर करता है वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 है। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ये दोनों त्रिज्या है। इस प्रकार बने त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे एक त्रिभुज है, परिमाप पूछ रहा है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। चतुर्भुज है, चारों भुजा को जोड़िए, परिमाप निकल जाएगा। यहाँ पे आपका त्रिज्यखंड आपको पता है किसको बोलते हैं, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला चाप का लंबाई। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये चाप का लंबाई, तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिज्यखंड बनता है। ये त्रिज्यखंड है आपका। तो जितना भी भुजा दिख रहा है सबको जोड़ देंगे, चाप का लंबाई निकल जाएगा, सॉरी परिमाप निकल जाएगा। तो 2 तो इसमें आर है यानी 2R, और एक क्या है आपका, चाप की लंबाई L है, मतलब +L, परिमाप निकल गया। तो R का वैल्यू कितना है, 14 है। 14 दूना 28 हो जाएगा। ये L निकालना है हमको। L का फॉर्मूला आपको पता होगा, θ/360 × 2πr। थीटा के जगह पर 15 दिया हुआ है, थीटा ये 15 डिग्री दिया हुआ है, थीटा के जगह पर θ/360 × 2πr। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 चौ 60, 24 से कट जाएगा। फिर काटेंगे आपका 7 दूना 14, 4 छक्का 24, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 चौ 12। अगर 12 होता है तो 4 से लग जाता, यानी 4 से थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, यानी 32 से थोड़ा सा वैल्यू कम आना चाहिए। तो 32 से कम कौन सा है, 31 ये ऑप्शन में दिया हुआ है। 32 थोड़ा सा कम एक। ठीक है, आप पाई का मान 3.1/4 रख के भी बना सकते हैं। पाई का मान 3.1/4 दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आएगा। बस परिमाप निकालना है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी फिगर का अगर परिमाप आपको निकालना होगा तो बस जितना भुजा उसमें दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या है, परिमाप है। त्रिभुज ABC में D जो है BC का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज आपका है, यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज ABC में D जो है BC का मध्य बिंदु है। ये D BC का मध्य बिंदु बना दिए, यानी ये वाला भुजा BD और DC दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। DL जो है AB पर लंब है। DL आपका AB पर लंब है। यहाँ देखिए, यहाँ से लंब डाल देते हैं। DL AB पर लंब है और DM AC पर लंब है। ये DL जो है AB पर लंब था, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे DM जो है, DL और DM, चलिए ये फिगर बन गया। DL AB पर लंब है और DM AC पर लंब है। फिर क्या कर आगे, DL बराबर DM, ये DL और ये DM दोनों बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुज कैसा होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं सब। त्रिभुज कैसा होगा आपको सबसे पहले देखिए, ये दोनों त्रिभुज को देखिए, छोटा वाला त्रिभुज दोनों को क्या आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री कोण दिख रहा है, दो साइड है, एक कर्ण के सामने ये बी डी आपका क्या है, हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे क्या है, कर्ण है। आर एच एस, ये राइट, आर एच एस से क्या हो जाएगा, आर एच एस से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज आर एच एस, राइट हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल ये है, राइट हाइपोटेनस और साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ भी वही है, एक 90 डिग्री है, ये कर्ण और ये लंब, तो दो आपका क्या है, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो सर्वांगसम सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर्वांगसम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 90 एल है, यहाँ पे 90 एम है, इधर एल तो इधर एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आपका एल, यहाँ देखिए एल डी, यानी डी, एल डी आपका और एम डी बराबर है, तो एल के बाद डी, यहाँ पे आपका एम के बाद क्या लिखाएगा, डी लिखाएगा। फिर क्या एक बच गया, इसमें बी बच गया, और इसमें क्या बचा, एक सी बच गया। ये क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो यानी एल बराबर एम होगा, डी बराबर डी होगा और बी बराबर सी होगा। कोण कैसे कोण बताएंगे, पहला कोण जो है पहला के बराबर होगा, दूसरा कोण दूसरा के बराबर होगा, तीसरा कोण तीसरा के बराबर होगा। तो यहाँ पर चलेगा कि बी और सी कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बी कोण और सी कोण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला कोण बी और ये वाला कोण सी बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी, इसको थीटा मान लेते हैं, तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, अगर दो कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु। अगर तीनों कोण बराबर हम प्रूफ करते तो समबाहु, पर हम दो ही कोण बराबर प्रूफ कर पाए, जितना हमको डाटा दिया था उसे हम दो कोण बराबर प्रूफ कर पाए, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी का बात कर रहा है, ए बी सी, इस त्रिभुज का दो कोण हम बराबर कर पाए, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु, आइसोसेल्स। नेक्स्ट आपका है, अजय अपनी आय का इतना % घरेलू मदों पे खर्च करता है। 66.2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। ये आप कितना बार फ्रैक्शन में पढ़े होंगे, ये सब डेटा आते रहता है। नहीं तो सॉल्व करके देखिए इसको, अगर आपको पता नहीं है कि 2/3 होता है तो 6×18, इसको पूर्णांक को तोड़िए, पूर्णांक को ब्रेक कर लीजिएगा, 6×18 = 19, 198 + 2, 200/3 आ जाएगा। पूर्णांक ब्रेक कर लीजिएगा, प्रतिशत % से 00 कट हो जाता है। पूर्णांक ब्रेक कर लिए, % से 00 काट दिए, वैल्यू क्या आ गया, 2/3। कहने का मतलब अजय जो है अपनी आय का 2/3 घरेलू मदों पे खर्च करता है। तो हम मान लेते हैं कि अजय का जो आय है वो 300 है, 100 नहीं मान रहे हैं क्योंकि 100 का 2/3 निकालना मुश्किल होगा, इसलिए हम 300 मान लिए। तो आय 300 है, तो खर्च कितना करेगा, आय का 2/3 खर्च करेगा। तो 300 का 2/3 कितना आ जाएगा, 300 का 2/3 कितना आ जाएगा, 200। तो बचत निकल जाएगा कितना, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आय 25% बढ़ जाता है, तो 300 का 25%, 25 दिया 75, 75 बढ़ेगा, तो अब 375 हो गया। व्यय 20% बढ़ जाता है, 200 का 20%, 20 दूना 40, तो 40 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब देखिए बचत हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 375 में 240 घटा देंगे, कितना जाएगा, 135। तो कह रहा है कि बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 100 से बचत कितना हो गया, 135 हो गया, तो कितना बढ़ गया आपका, 35% बढ़ गया। 100 से 135 हो गया तो कितना बढ़ गया, 35% बढ़ गया। हम यहाँ पे ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ग्राफ का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे ग्राफ को एक ही साथ सॉल्व कर देंगे। कहता है दो चर का एक फलन x के अनुक्रमानुपाती है और y के व्युत्क्रमानुपाती है। एक फलन जो है x के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फलन जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक फलन जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक फलन जो है क्या आपका y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसको हम एक साथ कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आगे देखिए, कहता है x = 5 और y = 3 होने की स्थिति में फलन बताइए। इस फलन को आपको पूछ रहा है
एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 3 होने की स्थिति में आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बटा वाई। अगर हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम के भी बोल सकते हैं, के इंटू एक्स बटा वाई। आगे दिया है कि एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 1 होने के लिए एफ 15 है। एफ का वैल्यू क्या बोल रहा है, 15 है। कब, जब एक्स 0 है तब। तो हम जैसे ही एक्स को 0 रखते हैं ये पूरा टर्म ही 0 हो जाता है, 0 बटा समथिंग गुना समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो 15 ये कैसे आ पाएगा, मतलब फलन ऐसे नहीं चलेगा जैसा हम सोच रहे हैं वैसे आपका ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इसको दूसरा तरीका से लिखना पड़ेगा। ये कैसे होगा आपका, कार फिर से देखिए, कहा एक फलन जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम इसको अकेले सॉल्व कर दें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स या के एक्स। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। दूसरा दिया हुआ है कि एक फंक्शन जो है वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एफ बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ए एक्स प्लस बी बटा वाई, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि हम सीधा सीधा कर रहे थे तो आपका फलन 15 इधर दिया था, उधर 0 हो जा रहा था, सेट ही नहीं कर पा रहा था। तो या तो ये सवाल गलत हो जाएगा उस कंडीशन में, तो सबको मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो इस तरह सेटिंग करेंगे। तो कह रहा है क्या, आगे कहता है क्या कि x बराबर 0 और y बराबर 1 के लिए f 15 है। x बराबर 0, जैसे ही x का मान 0 रखेंगे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और y बराबर 1, y का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, और फलन दिया है 15। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा कितना, b का वैल्यू 15 आ गया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको, सेम आपका ये फलन तो यही रहेगा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर अगला बार क्या कहता है, x बराबर 1 y बराबर 15 के लिए f 2 है। f का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है आपका, ये 2 है आपका, 2। कब, x बराबर 1, x बराबर 1 करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, x बराबर 1 है तो सिर्फ ए हो जाएगा। y बराबर 15, यहाँ देखिए y बराबर 15, तो y बराबर जब 15 है, y का नीचे 15 रख दिए, और ऊपर b है, और b का वैल्यू भी आप 15 ही निकाले थे, तो b का वैल्यू भी 15 आ गया। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो करके a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1 निकल गया। अब शुरू में क्या करा है, x बराबर 5 y बराबर 3 होने पर फलन ज्ञात करना है। फिर इसी फलन को लेकर चलेंगे, यही वाला फलन को लेकर यहाँ चलते हैं। फलन पूछ रहा है, x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 रख देंगे, x का वैल्यू 5, a का वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 1 देखिए हम यहाँ निकाले हुए हैं, a का वैल्यू 1 हो गया, प्लस b का वैल्यू 15 निकाले हुए हैं यहाँ पे, और y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 5 15, यानी फलन कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो एक ऐसा तरीका था कि जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली जोड़ करके नहीं, गुना करके भी बनाते हैं, लेकिन गुना वाला सिस्टम सेट नहीं कर रहा था, उसमें क्या होता, क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता, तो ऐसे बना दिए। चलिए नेक्स्ट आपका है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 7200 की राशि 8928 हो जाएगा। 7200 8928 हो गया, यानी मूलधन क्या दिया आपको, 7200, ब्याज निकाल लेंगे, 8928 में 7200 घटा लेंगे, 8 2 7 और 1 1728 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज आपका 1728 दिया हुआ है, ब्याज और क्या होता है, मूलधन 7200 है, मूलधन गुना समय, समय तो आपको निकालना ही है, दर आपका 8 दिया हुआ है बटा 100, ठीक है। डबल जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 1 2, एक बार में 4 8 8 से 48, 72 से 3 बार में कट जाएगा, 72 216, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, टी का मान आपका 3 साल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगा। देखो त्रिभुज का परिमाप 52 दिया हुआ है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगा, तो बस 52 का आधा कर दीजिए, यानी 26 से छोटा होगा। अगर परिमाप 100 रहता, 100 का आधा 50, यानी 50 से छोटा होता है, सभी भुजाओं की लंबाई जो है 50 से छोटा होता है, बस आधा से छोटा होता है, ठीक है। जो भी परिमाप दिया आधा से छोटा डायरेक्ट, लेकिन निकालेंगे कैसे अगर सॉल्व करना है तो। अभी आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा होता है,
दो भुजा का योग जो होता है वो तीसरा भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक त्रिभुज मान लेते हैं कि एक तीन भुजा है ABC, तो दो भुजा का योग जो है वो तीसरा भुजा से बड़ा हो जाएगा, तीसरा भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको यहाँ पे परिमाप लिखना है तो इधर हमको C चाहिए, यानी परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इधर जब C जोड़ दिए तो इधर भी C जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा ये 2C ग्रेटर देन 2C यहाँ लेस देन A प्लस B प्लस C का वैल्यू आपको दिया है कितना, 52। A प्लस B प्लस C ही परिमाप है, परिमाप लाने के लिए ही दोनों तरफ हम क्या किए, C जोड़ दिए। ये इधर A प्लस B प्लस C आपका परिमाप हो गया जो 52 दिया हुआ है, यानी C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 लेस देन 26, यानी तो भुजा की जो लंबाई है क्या है आपका 26 से छोटा है। तो एग्जाम में अगर ऐसा सवाल मिले तो डायरेक्ट आधा से छोटा आंसर मार दीजिएगा, जो भी परिमाप दे रहेगा उसका आधा से छोटा। चलिए 12 सेंटीमीटर 1.2 1.3 1.5 आयाम का घनावाकार बक्सा के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई। चलिए विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है, घन का घनाभ का लंबाई विकर्ण, घनाभ का आपसे विकर्ण पूछ रहा है। घनाभ का विकर्ण आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, √L² + B² + H²। L का मान क्या दिया हुआ है 1.2 है, 1.2 का स्क्वायर 1.144, 12 का स्क्वायर 144, 13 दिया 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 5 9 14 14 4 18, बाकी 1 2 6 8 8 4 12 12 1 13, बाकी 1 2 3 1 4, बाकी 105 538 आ गया। अब देखिए आपको पता है कि अगर इसको दशमलव को भी थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, तो किसके आसपास का ये वर्गमूल है, 23 का। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 से कितना ज़्यादा है ये, बस थोड़ा सा ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा होता है 538 ये। तो 23 का आपका वर्गमूल के आसपास है ये, तो 23 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 23 तो आपका 529 ही होता है, यहाँ 538 यानी 23 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 23 से ज़्यादा कौन ऑप्शन, पहला देखिए पहला 22 आपका है। ठीक है, दूसरा 23 है, ये हो सकता है, तीसरा भी 23 है, ये भी हो सकता है, चौथा तो 22 है आपका, ये नहीं हो पाएगा, 22 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 2.22 लिखा हुआ है, हम इसको 22 लेकर चल रहे हैं, 2 अंक। तो अब देखिए मेरा 2 ऑप्शन बच गया, 2 और 4, 2 और 4। तो 538 है, मतलब 529 के काफ़ी नियरेस्ट है, मात्र 7 ज़्यादा है उससे, तो नियरेस्ट वाला वैल्यू आएगा। अगर 23.2 और इसमें अगर हमको चूज़ करना होगा 232 और 235 में, तो कौन सा चूज़ करेंगे, 32 चूज़ करेंगे, तो इससे काफ़ी नियरेस्ट है। 5 होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, ये आपका लगभग 50 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है और आपका 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो अगर 23 का नियरेस्ट होना है तो नियरेस्ट वैल्यू है, तो आपका नियरेस्ट वाला भी मान हो सकता है। 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, 550 के आसपास होना चाहिए, बीच में 538 और 576 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपका 232 के आसपास जाएगा, यही वाला ऑप्शन आएगा आपका, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या 2.32। ठीक है, ज़्यादा निकालने का वर्गमूल ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको ऐसे। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज दे देता 2.32 और 2.33 दे देता, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, तब फिर आपको जनरल मेथड से वर्गमूल निकाल के बनाना पड़ता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। FM का वैल्यू इतना दिया हुआ है, m-2 से विभाजित है, m-2 से विभाजित है, m का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना, m-2 = 0 करके m का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, 2 निकल जाएगा, बस इसमें पुट कर दीजिए। 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 2 का पावर 4 होता है 16, 16 85, 2 3 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 113। नेक्स्ट आपका इसको सरल करना है, -7/6 + 4/9, ये भागा है, भागा गुना बदलते हैं तो क्या होता है, उलट जाता है, 5/3 3/5 हो जाएगा, गुना 1/16। अब सोल्व भी तो करना है, 3 3 9, 4 4 16, -7/6 + 1/3 5 15 4 60, एलसीएम 60 आ जाएगा, 6 दाएँ 60 7 दाएँ 70, एक हो जाएगा -69/60, कट कर देंगे तो 23/20, 20 × 60, 23 × 69। चलिए लास्ट सवाल आपका है,
नहीं, इसके बाद एक और है, कह रहा है आपका कि एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज मिलता है। मतलब अगर आप बैंक में जमा करने गए राशि तो आपको 6% का ब्याज मिलेगा पर एनम। हर साल आपको 6% मिलेगा। मतलब 100 रुपये जमा किए तो 6 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। फिर कहता है बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है। आप जो बैंक में पैसा लगाए वो बैंक क्या कर दिया, शेयर बाजार में निवेश कर दिया। कहीं से तो पैसा लाएगा तभी तो आपको देगा वो, तो बैंक क्या कर दिया, वो शेयर बाजार में निवेश कर दिया। अब उसको क्या मिलता है, प्रत्येक 3 लाख के बदले उसको 30,000 अर्जित होता है। 3 लाख के बदले उसको 30,000 मिल रहा है। यहाँ देखिए कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, हम परसेंट में निकालते हैं तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देते हैं, यानी कितना आ गया, 30 और 3 आ गया, 3 दाएँ 30, 10 और 1, 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है। अगर एक और जीरो बढ़ा दें दोनों साइड तो 100 पे 10 ब्याज मिल रहा है, मतलब 10% ब्याज मिला इसको। 100 रुपये पे 10 पे ब्याज मिल रहा है, मतलब 10% ब्याज मिल रहा है। 6% आपको दे दिया, 10% ये टोटल कमाया था, 6% आपको दे दिया, मतलब इसको 4% का फिर भी लाभ हो गया। शेयर बाजार से 10% कमाया, आपको 6 दिया तो 4% का इसका लाभ हुआ। तो कह रहा है बैंक को कितना लाभ होगा, 4% आंसर आएगा। लेकिन वैल्यू में पूछ रहा है, कह रहा है बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख है। तो बैंक में जब 60 लाख जमा किए हैं उसको 4% ब्याज मिल रहा है, यानी 4% लाभ हो रहा है, तो 60 लाख का 4% कितना आएगा, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा। 6 चौ 24, 24 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 24 वाला एक ही ऑप्शन है। पच्चीस प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध, 42 लीटर दूध है, ये क्वांटिटी आपका 42 लीटर दूध है और प्रत्येक का रेट दिया हुआ है 25 रुपये प्रति लीटर। कहता 40 रुपये प्रति लीटर, 40 रुपये प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध है, क्वांटिटी कितना है, 28 है। को मिला दिए, यहाँ मिलाने के बाद क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 2 6 7, 70 लीटर हो जाएगा। ये 42 लीटर था, ये 28 लीटर था, टोटल 70 लीटर को मिलाने के बाद मिश्रण का औसत मूल्य बताइए। औसत निकालने का आपको तरीका क्या होता है, पहले कट कर लेते हैं, 7 6 42, सॉरी 14 से कट लीजिए, 14 से 42, 14 2 28, 14 5 70। अब क्या होता है, ये डेटा 25 ऐसे ही छोड़ देते हैं। 25 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो +15, -15 कम रहता है तो -15, 15 2 बार ज़्यादा है तो 15 गुना 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा ये नंबर 5 से 15, 25 से कितना हो जाएगा, 31%, सॉरी 31 रुपया, रुपया में आएगा ना। मिश्रण का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 31 रुपया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।